हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये फंडामेंटल चैप्टर है जिससे कि आप बेसिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आपको रिएक्शंस के बारे में बताया जाएगा। एंड यू ऑल नो दैट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग इक्वेशंस को और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। एंड ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि अब 11th 12th है, जहां पर भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, द चैप्टर विल बी इक्वली हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि केमिस्ट्री में हम सबको पता है इक्वेशन और रिएक्शन लिखना कितना बेसिक है, और ये चीज हम इस चैप्टर में आज सीखने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, चलिए हम चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो चैप्टर का नाम है केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने दो वर्ड्स लिखे हैं, वन इज रिएक्शन एंड द अनदर वन इज इक्वेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच वर्ड या ईच टर्म कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ना इक्वेशन वर्ड आपने मैथ्स में भी बहुत जगह पे सुना होगा, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली रिएक्शन वर्ड आपने केमिस्ट्री में कई बार सुना होगा, या अपने डे टू डे लाइफ में आप कई बार रिएक्शन टर्म सुनते होंगे। तो आज हम इन सारे टर्म्स को बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है और इनका बेसिक मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, मैं यहाँ पर अगर रिएक्शन टर्म को लिख के डिफाइन करने की कोशिश करूं कि रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आपके पास कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं, जब भी आप उन दो सब्सटेंसेस को किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ले जाते हो, तो वो दो सब्सटेंस या लेट्स से तीन सब्सटेंस है या फोर चार सब्सटेंस है, वो सारे सब्सटेंसेस किसी एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर बार आपको न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो यहां से हम बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन का, दैट केमिकल रिएक्शन chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का। अब हम कई तरीके के केमिकल रिएक्शन अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इस वक्त अगर हम एक रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, वी नो दैट कि रूम में एयर होता है, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मेनी अदर गैसेस। सो इस वक्त भी कई सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो हमारे सराउंडिंग में चल रहे हैं। इवन सराउंडिंग ही नहीं, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी इस वक्त कई सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कभी भी जब आप ये बोलते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर आपको न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं, और वो जो न्यू सब्सटेंसेस होते हैं ऑब्वियसली उनकी कुछ न्यू
प्रॉपर्टीज भी आपके सामने आती। अब हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सो बेसिकली हमें एक चीज पता है, हमने पीरियोडिक टेबल सुन रखा है केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल बेसिक है, ठीक है। इवन पहले तो आपका 10th में एक चैप्टर भी होता था पीरियोडिक टेबल के नाम से। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज द नेम ऑफ चैप्टर, जो कि क्लास 10th में आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था, बट अभी के लिए वो हट गया है। तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि देर आर सो मेनी एलिमेंट्स, और आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा है तो आपको पता होगा कि एलिमेंट्स जो है वो हम उनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं, हीलियम के लिए हम He लिखते हैं, कार्बन के लिए हम सिर्फ C लिखते हैं। सो देर आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एंड आप देखोगे कि हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक सिंबल है। तो जब कभी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहां से हमें इक्वेशन की डेफिनेशन भी समझ में आती है कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन इज नथिंग बट द symbolic representation of chemical reaction। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, वाटर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर जब बन रहा होता है तो वाटर को बनाने के लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो अगर जब कभी भी अब आप देखोगे या प्रीवियसली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, देखा होगा, तो हम पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखते। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू राइट लाइक दिस कि हमने हाइड्रोजन लिखा, फिर हम यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे, एंड देन हम इसको ऐड करके जो प्रोडक्ट है वो वाटर लिखेंगे। ये गलत तरीका है। आपको बुक्स में कैसे लिखे हुए दिखते हैं? अगर हाइड्रोजन है तो आप यहाँ पर H2 लिखते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो आप यहाँ पर O2 लिखते हैं, एंड देन इन दोनों को ऐड करके आप H2O दैट इज वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये H2 क्या है? इट इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, O2 क्या है? सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। H2O क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसको मैं अभी इस तरीके से बॉक्स के अंदर मार्क कर रही हूँ, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन लिखने के लिए दो तीन जरूरी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल देखना बहुत जरूरी है। बेशक ये आपके सिलेबस में नहीं है पीरियोडिक टेबल, बट केमिस्ट्री में अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता या आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया नहीं है तो केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर्स आपसे इजीली नहीं बनने वाले। तो अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको सिंबल्स का ध्यान रखना होगा फॉर एलिमेंट्स। उसके बाद 9th में ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज बताई गई है कि सिंबल्स के अलावा आपको और किन चीजों का ध्यान रखना है। यू मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है 9th में आप लोगों को बताया गया है, बट स्टिल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड, सॉरी थर्ड, आप लोगों को पता होना चाहिए मास नंबर। ठीक है, मास नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक इक्वेशन लिखते हैं, जब आप उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त आपको मास नंबर की जरूरत होगी। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे और जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है दैट यू मस्ट नो बिफोर यू आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। ओके, अब इतना ही नहीं, देर आर सम अदर प्रॉपर्टीज एंड सम अदर डिटेल्स ऑल्सो
about chemical reaction that we must understand. So chemical reaction में हमेशा ये न्यू सब्सटेंस कैसे बन जाता है? अगर हम किसी दो सब्सटेंसेस को आपस में लेके ऐड कर रहे हैं तो ये न्यू सब्सटेंस बनता कैसे, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो जब भी कभी एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो रीअरेंजमेंट करते हैं आपस में, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमेशा आपको एक न्यू सब्सटेंस या एक न्यू कंपाउंड मिलता है जब भी हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शन का ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग a chemical reaction during a chemical reaction, the old bond the old bonds break and the new bonds are formed between the atoms। और क्योंकि कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए आपको कुछ नए प्रोडक्ट भी मिलेंगे जब भी आप केमिकल रिएक्शन करोगे, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले और फर्दर डिटेल में स्टडी करने से पहले हम जरा केमिकल रिएक्शंस को और डिफाइन करके समझने की कोशिश करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन जब भी आप लिखना चाहोगे या पेन पेपर पे जब भी आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे, सो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो रॉ सब्सटेंसेस या जो सब्सटेंसेस पहले से आपने ले रखा है, जिसका रिएक्शन आप करवाना चाहते हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है। और रिएक्टेंट हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। एक बार जब वो दोनों सब्सटेंसेस का रिएक्शन हो गया, एंड देन द न्यू प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम हमेशा राइट साइड पर लिखते हैं। तो मतलब केमिकल रिएक्शन, एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। पहला रिएक्टेंट क्या है और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अभी आपको जो समझाया, मैं वही चीज एक बार लिख देती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट reactants and products reactants and products so the substances which takes part in a chemical reaction are known as reactants। जो सब्सटेंस अभी रिएक्शन से पहले मौजूद है, मतलब अभी केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब जो रॉ सब्सटेंसेस आपके पास है, रॉ एज इन की जिनका रिएक्शन अभी बाकी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और एक बार जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस आपको मिलता है, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो the new substances formed during the chemical reaction are known as products, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे कोई केमिकल रिएक्शन लिखना हो, तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल।
जिससे कि मैं आपको एक फ्रेमवर्क समझाती हूँ कि हमें रिएक्शन एक्चुअली में लिखना कैसे होता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, लेट्स से अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट है जिसमें एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। नाउ अभी इन दोनों एलिमेंट्स का रिएक्शन बाकी है, तो इसीलिए मैं इनको लेफ्ट साइड पर लिख रही हूँ। और अगर इनका रिएक्शन हो जाता है, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग another प्रोडक्ट्स या another substances। लेट्स से मुझे सी और डी नाम के दूसरे सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो ये आफ्टर रिएक्शन मिला सी और डी, यानी ए एंड बी को मैं क्या बोल सकती हूँ, दीज आर रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये अभी रिएक्शन इन्होंने करा नहीं। और एक बार जब रिएक्शन हो गया, फिर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, फाइनल सब्सटेंसेस, दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पर हम लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट साइड पर लिखते हैं। नाउ दिस इज अ फ्रेमवर्क, दिस इज अ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है। अब केमिकल रिएक्शन कई सारे होते हैं जो आपको आगे इस चैप्टर में धीरे धीरे करके हम पढ़ाएंगे। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, या हाउ वुड आई आइडेंटिफाई दैट मैंने दो एलिमेंट्स को लिया एंड उनका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे नया प्रोडक्ट मिल गया है। क्योंकि जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन कई बार बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, क्योंकि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, या ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स या बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। ये कई बार बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, तो इसके लिए हमें इनके कुछ फीचर्स या कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जिसको देख के हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हमें प्रोडक्ट मिल गया है। तो मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ केमिकल रिएक्शन की। बेस्ड ऑन दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट द रिएक्शन हैज बीन डन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मैं यहाँ पर आपको 4 to 5 मेजर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, जिसको देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट आपका केमिकल रिएक्शन हो गया है। सबसे पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कई सारे रिएक्शंस ऐसे होंगे जब वो कंप्लीट हो रहे होंगे, सो अलोंग विद द प्रोडक्ट आपको कुछ वाइट फ्यूम्स या गैसेस निकलते हुए दिखाई देगी ना। गैसेस हमेशा दिखाई नहीं देते, अगर वो फ्यूम्स के फॉर्म में है तो वो दिखाई देते हैं। कई बार अगर वो ट्रांसपेरेंट है, या आप कह लो कि गैसेस, ऑब्वियसली हम सारे गैसेस को नहीं देख सकते, वो अगर इनविजिबल हैं तो आप उनके स्मेल से पता कर सकते हो कि ओके सम गैसेस फाइनली रिलीजिंग। या फिर हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए या ऑक्सीजन गैस के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, राइट, हम कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो बेस्ड ऑन दोज टेस्ट ऑल्सो हमें पता चलता है कि ओके अलोंग विद द प्रोडक्ट नाउ द गैस इज ऑल्सो इवॉल्विंग। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेक करना है दैट कहीं कोई गैस का इवोल्यूशन तो नहीं हो रहा। अगर गैस निकल रही है रिएक्शन करते टाइम, या दो प्रोडक्ट जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, सॉरी दो रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एंड उस वक्त अगर गैस निकल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कई बार ऐसा होता है कि आपने रिएक्टेंट किसी और कलर्स के लिए थे इनिशियली, आफ्टर रिएक्शन वो जो रिएक्टेंट है वो किसी दूसरे कलर में चेंज हो गया, मतलब जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट का कलर कुछ डिफरेंट था। तो चेंजिंग ऑफ कलर भी आपको ये बताता है कि आपका रिएक्शन हो चुका है। फिर अगर मैं थर्ड बात करूं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आप लैब में कभी रिएक्शन कर रहे हैं, अपने अपने हाथ में कोई टेस्ट ट्यूब या कोई बीकर या कोई फ्लास्क पकड़ रखा है, सो रिएक्शन के बाद एकदम से धीरे धीरे वो जो फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब या जो बीकर है वो हीट होने लगती है।
मतलब इनिशियली वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर थी, बट एक बार जब आपने रिएक्शन उसमें स्टार्ट कर दिया तो आप देखोगे कि विद इन 5-10 मिनट्स धीरे धीरे करके वो जो आपका बीकर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो रही है, हीट हो रही है। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो अ इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ precipitate, formation of precipitate। ना ये precipitate क्या होता है? कई बार जब हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे एलिमेंट या सारे कंपाउंड्स डिसॉल्व ही हो जाए। इट्स नॉट मैंडेटरी। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि रिएक्शन के बाद कुछ कंपाउंड या कुछ सब्सटेंसेस जो है वो लेफ्ट ओवर या रेसिड्यू मिलते हैं हमको। जैसे अगर मैं बात करूं, हम जब कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, राइट? तो कोल को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऐश, राइट? ऐश क्या हो गया? उस कोल का रेसिड्यू हो गया। कोल जल गया, हमें हीट और लाइट एनर्जी मिल गई, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, बट रिमेनिंग पार्ट जो है, जो रेसिड्यू है, मतलब रिएक्शन के लास्ट में जो लेफ्ट ओवर उसका है, वो एज ऐश हमें मिलता है। तो उसी तरीके से देर आर सो मेनी रिएक्शन जहां पर आप देखोगे कि जब आप रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हो या जब रिएक्शन हो जाता है तो कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो एज ए रेसिड्यू बच जाते हैं। अब वो जो सब्सटेंसेस हैं वो हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब के या कंटेनर के बॉटम में जाके, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ जाके वो सेटल हो जाए। ठीक है? तो वो जो लेफ्ट ओवर रेसिड्यू होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। ठीक है? इसके बारे में मैं अभी आपको और रिएक्शंस भी बताऊंगी आगे, और मैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी प्रेसिपिटेट के लिए। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है रेसिड्यू। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज डन, द रेसिड्यू पार्ट, द लेफ्ट ओवर पार्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का बनना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। एंड फिफ्थ वन इज चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, कुछ भी। ठीक है? मतलब आपने रिएक्टेंट लेट्स से सॉलिड लिया था, बट जब एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आपका पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट जो है वो आपका लिक्विड में मिल गया। ठीक है? तो दैट इज चेंज इन स्टेट। तो ये 5 मेजर कंडीशंस हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है अगर आपको ये पता करना है कि आपका केमिकल रिएक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें से अगर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी आप देख रहे हो, आउट ऑफ द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई एक भी आपको मिल रहा है, तो आप वहां पर आराम से लिख सकते हो दैट ओके द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे 5 प्रॉपर्टीज एक साथ मिले। इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक? अब अगर मैं बात करूं कि हम एक आध एग्जांपल्स देख लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल्स, चेंज इन कलर के एग्जांपल, चेंज इन टेम्परेचर के एग्जांपल। ऐसे तो देर आर सो मेनी रिएक्शंस विच इज लाइक रियली वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको एक एक रिएक्शन बताऊं। लेकिन एटलीस्ट 2 या 3 रिएक्शन आप जरूर याद करके जाएं, या आप ध्यान से उसको लिख के प्रैक्टिस करके जाएं व्हेन यू आर गोइंग फॉर एग्जाम। क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि आप कोई 2 रिएक्शन लिखे जिसमें कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, या कोई 2 रिएक्शन लिखे जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। तो इसीलिए अपने आप को आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे दैट 2 और 3 रिएक्शन शुड बी देयर इन योर माइंड ऑलवेज। ठीक है? तो मैं आकर आपको कुछ रिएक्शंस बता देती हूँ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर मैं फर्स्ट स्टार्ट करूं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं, वैसे तो बहुत सारे हैं बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द इजी एग्जाम्पल्स। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, इसीलिए लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी, और यहाँ पर हम उसका रिएक्शन भी देखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। अगर आप जिंक मेटल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स अगर आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में आपको एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस आराम से दिख जाएगा। ठीक है, मतलब जिंक जिंक जो है वो एक मेटल है तो ऑब्वियसली हम सॉलिड लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए हम एक्वस टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जब आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि कुछ गैसेस भी उसमें रिलीज हो रही है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखती, लेकिन हम कुछ टेस्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम गैसेस को टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, और इसको हम इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा आपके लिए इक्वेशन लिख देती हूँ। तो जब हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है जिंक सल्फेट एंड साथ में हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये तो मैंने यहाँ पर पूरा स्पेलिंग के साथ लिखा, लेकिन ऑब्वियसली आपको इस तरीके का इक्वेशन लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो अब ये जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन को जैसे हमने अभी ऊपर में बात की कि वी नीड टू राइट द सिंबल्स ऑल्सो। तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? H2SO4। जिंक सल्फेट क्या होता है? जिंक हम लिखते हैं Zn। सल्फेट आयन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता था? SO4। एंड साथ में हाइड्रोजन गैस तो H2। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है, इसलिए मैं सिर्फ सिंगल H नहीं लिखूंगी, आई ऑलवेज राइट H2। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। और यहाँ पर गैस के फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है? ये हाइड्रोजन। तो गैसेस को हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, या आपको अगर अपवर्ड एरो नहीं लिखना तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल जी भी लिख सकते हो। दैट मीन्स कि ये क्या है? गैस। ऑब्वियसली जिंक आपने सॉलिड लिया था तो हम यहाँ पे सॉलिड का साइन लिखेंगे। जितने एसिड्स होते हैं वो एक्वस होते हैं, तो H2SO4 को हम एक्वस लिखेंगे। जो जिंक सल्फेट है वो एक तरीके का सॉल्ट है, सॉल्ट भी एक्वस होता है, तो यहाँ पर हम AQ लिखेंगे, एक्वस का साइन AQ। और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो G से हम इसको या फिर अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब भी कहीं इक्वेशन लिखेंगे तो एक और चीज का आपको ध्यान हमेशा रखना है, आप एलिमेंट्स के सिंबल्स को तो अच्छे से लिखेंगे ही, इतना ही नहीं बल्कि आप स्टेट जो है इनका, जैसे यहाँ पर मैंने सॉलिड लिखा है, मैंने एक्वस लिखा है, यहाँ पर आप देखो मैंने गैस लिखा है, यहाँ पर फिर से मैंने एक्वस लिखा है, तो साथ के साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप आने वाले और भी रिएक्शंस में सीखने वाले हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो हम सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे, मैं यहाँ पर एरो देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हम कार्बोनेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कभी कार्बोनेट हम टर्म इस्तेमाल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो मैं आपको और भी आगे रिएक्शन के साथ समझाऊंगी, बट इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सब जानते हैं कॉमन सॉल्ट के नाम से, ये बहुत बेसिक है, और साथ में जैसा मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ऑब्वियसली
सॉलिड होता है, ठीक है। तो हम सोडियम कार्बोनेट का पहले तो हम फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। नाउ एक और हमें ध्यान रखनी है, कई बार हम फॉर्मूला ही गलत लिख देते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला गलत लिखोगे तो कभी भी आप आगे चल के इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाओगे। नाउ बैलेंसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमें फॉर्मूला सही लिखना है। अब अगर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिख रहे हैं तो हम सबको पता है, क्योंकि आप लोगों को सिंबल्स के बारे में एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का सिंबल क्लास 9th के अंदर आप लोगों को पढ़ना था। तो सोडियम का सिंबल हमें पता है Na होता है। कार्बोनेट का जो सिंबल होता है, आपको कार्बोनेट आयन पढ़ाया गया होगा जिसको हम बोलते थे पॉली एटॉमिक आयन। तो कार्बोनेट आयन आपको CO3 इतना पता है, राइट। पर अगर आप NaCO3 लिखते हैं तो ये गलत है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला NaCO3 नहीं होता है। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट फॉर्मूला होता है Na2CO3, राइट। Na2CO3 इज द करेक्ट फॉर्मूला। नाउ तो अनदर क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो कि हमें Na के साथ 2 लिखना है? ओके तो ये भी आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा, बट मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो हमारे पास अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से दो एलिमेंट्स या आयंस यहाँ पर यूज हुए हैं कंपाउंड बनाने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट में पहला आपको एटम मिलता है सोडियम का, और दूसरा एटम मिलता है, सॉरी दूसरा आयन मिलता है कार्बोनेट का, ठीक है। तो सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोनेट को CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर थिंग, क्लास 9th में आपको बताया गया होगा कि हमें कंपाउंड लिखने के लिए, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए वी नीड टू राइट द वैलेंसीज ऑल्सो। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2। अब वैलेंसी लिखने के बाद हम क्या करते हैं? एक दूसरे की वैलेंसी से इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोडियम को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2 लिखना होता है, और कार्बोनेट को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो CO3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, देयर विल बी नो चेंज। तो इसीलिए हम Na2CO3 लिखते हैं। तो इन केस अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो या आपको लगे कि आपने फॉर्मूला सही से याद नहीं कर रखा है, तो फिर आप इस तरीके से इस ट्रिक के साथ आप करेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। बट फिर से बता दूं, करेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए ना। वैलेंसी इज समथिंग दैट यू मस्ट नो बिकॉज आपको क्लास 9th में बता दी गई है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स राइट आवर इक्वेशन प्रॉपरली। तो मैं अपनी इक्वेशन को लिख रही हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट सॉलिड होता है तो मैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट लिख रही हूँ। फिर मुझे पता है डाइल्यूट HCl। नाउ HCl इज एसिड, एसिड इज ऑलवेज एक्वस, तो हम यहाँ पर HCl लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लिखेंगे एक्वस। जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम इज Na, क्लोराइड इज Cl। अब फिर से हमने NaCl कैसे लिख दिया? सोडियम क्लोराइड जो है उसमें सोडियम और क्लोराइड के एटम्स प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर सोडियम की वैलेंसी की मैं बात करूं वी नो +1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी की मैं बात करूं वी नो -1 होता है। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम यानी Na इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विथ 1, सो देर विल बी नो चेंज, एंड Cl इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विथ 1, सो देर इज नो चेंज। इसीलिए हम NaCl को नॉर्मली नो 1 नो 2 नो 3 हम कुछ भी और नहीं लिखेंगे, हम नॉर्मली NaCl इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम सबको उसका फॉर्मूला पता है HCO2। क्योंकि ये गैस है तो मैं इसको अपवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करूंगी, या फिर आप चाहो तो आप जी भी लिख सकते हो। NaCl कैसा होगा? NaCl हम सबको पता है सॉल्ट है, अभी मैंने बताया दैट सॉल्ट इज नथिंग बट एक्वस, ठीक है। तो मैं यहाँ NaCl के साथ एक्वस टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ। नो जस्ट NaCl एक्वस +CO2 गैस, एंड साथ में हमें वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि हम इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इस वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। अब ये जो इक्वेशन है अगर आप सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि हम जब इक्वेशन लिखते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस देम ऑल्सो। नाउ बैलेंसिंग जैसे मैंने आपको बताया हमें इसी चैप्टर में सीखनी है, बट हम कुछ
क्लासेस के बाद या कुछ और चीजों को पढ़ने के बाद हम बैलेंसिंग सीखेंगे। तो अभी मैं इसको बैलेंस करके यहाँ पर 2 HCl लिख सकती हूँ और मैं साथ में यहाँ पे 2 NaCl लिख सकती हूँ, ठीक है। बैलेंसिंग का बेसिक पर्पस होता क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पर बता दूं। बैलेंसिंग का एक्चुअल पर्पस होता है कि आप नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करो, ठीक है। आप नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट साइड पे, नंबर ऑफ एटम्स को प्रोडक्ट साइड पर इक्वल रखो, ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो। अगर एक साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, दूसरे साइड पर कम है, तो रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं होगी। और नेचर जो है कभी भी किसी अनबैलेंस रिएक्शन को फेवर नहीं करता। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन। तो बैलेंसिंग भी हम सीखेंगे, बट यहाँ पर हमने बैलेंस करने के लिए दोनों साइड पर 2 लिख दिया। अब अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। सोडियम यहाँ पर 2 है, तो Na2। यहाँ पर भी सोडियम 2 है, ठीक है। CO3 एक आयन है, राइट। अब आयन को आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि यहाँ पर आपको दो चीजें मिल रही है, एक आपको मिल रहा है C एटम और दूसरा आपको मिल रहा है O एटम, ठीक है। C एटम कितना है, 1 C एटम, और O एटम कितना है, 3 O एटम। अब हम जरा प्रोडक्ट साइड पर आते हैं। प्रोडक्ट में हमें यहां पर क्या मिला है, 1 C एटम। दैट मीन्स आप देख सकते हो कार्बन बैलेंस है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पर हमें 2 ऑक्सीजन मिल रहे हैं और यहां पर एक और ऑक्सीजन मिल रहा है वाटर के साथ। दैट मीन्स देर आर 3 O एटम, ऑक्सीजन एटम ऑल्सो। तो हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया, राइट। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो आप देखो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो देर आर 2 हाइड्रोजन्स। इधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर H2 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन को भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पूरे HCl का कोफिशिएंट ही क्या है, 2 है। तो अगर H को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स Cl को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देर इज 2 क्लोरीन एटम। सेम अगर मैं रिएक्टेंट से हट के प्रोडक्ट साइड पर आती हूँ, तो प्रोडक्ट में NaCl है। NaCl के अंदर Na को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर भी 2Cl एटम है और यहां पर भी 2Cl एटम है। इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखूं, तो मैंने नंबर ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ क्लोरीन, सारे एटम्स को हमने इक्वली बैलेंस कर दिया है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल। तो ये जो एक एग्जाम्पल था, यहाँ पर मैंने आपको बैलेंसिंग थोड़ा सा बताया है, बट अभी हम और फर्दर बैलेंसिंग पढ़ेंगे जब हम कुछ नए टॉपिक्स को और कवर कर लेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स और उनका एक्सप्लेनेशन हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।